नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं गौनिका अरोड़ा। 8 फरवरी को दिल्ली किसकी होगी? क्या फिर से केजरीवाल की या नरेंद्र मोदी की पार्टी बीजेपी की या फिर कांग्रेस की? बीजेपी ने पूरा दम लगा दिया है, लेकिन केजरीवाल कोई ना कोई जुगाड़ करके लाइमलाइट ले ही जाते हैं। आज सुबह केजरीवाल ने दिल्ली में रहने वाले किराएदारों को रेवड़ी का वादा किया और दोपहर में उन पर पत्थर चल गया। ये पत्थर चोट वाला था या वोट वाला था, इस पर डिबेट हो सकती है। बीजेपी कहती है कि पत्थर था ही नहीं, केजरीवाल ने बहाना बनाकर उसके 3 कार्यकर्ताओं को कुचल दिया। ये एक सैंपल है कि दिल्ली की लड़ाई कितनी टफ है। बीजेपी अगर दिल्ली जीतने की सोच रही है तो उसका फॉर्मूला क्या वही होगा जिस फॉर्मूले ने 27 साल पहले उसे सत्ता दिलाई थी, या कोई तुरुप का इक्का आने वाला है? देखिए हमारी ये रिपोर्ट। क्या मोदी की पार्टी सच में दिल्ली चुनाव जीत रही है? केजरीवाल की पार्टी चौथी बार दिल्ली जीतने के लिए क्या क्या कर रही है? कांग्रेस ने आपको दुश्मन नंबर 1 बना लिया। पंजे का प्लान आखिर क्या है? नई दिल्ली से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी अरविंद केजरीवाल को काले झंडे दिखाना और पत्थर से हमले का आरोप लगाने के पीछे कितना खतरा है और कितनी सियासत है? बीजेपी कहती है कि केजरीवाल ने उसके 2 कार्यकर्ताओं को अपनी कार से कुचल दिया। प्रवेश वर्मा तो घायल कार्यकर्ताओं को देखने अस्पताल तक पहुंच गए। हमले की हकीकत क्या है बताएंगे डिटेल में, लेकिन सबसे पहले बात एक भोज की। दिल्ली चुनाव के बीच में गृह मंत्री अमित शाह जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा के सरकारी आवास पर दही चूड़ा भोज में पहुंचे। अमित शाह यहां बहुत देर तक गपशप करते रहे, बिहार और बिहार के लोगों के बारे में बात करते रहे। मकर संक्रांति के 4 दिन बाद अचानक दही चूड़ा का प्रोग्राम बनाना, कोई माने या ना माने, इसका दिल्ली चुनाव से बहुत गहरा कनेक्शन है। बीजेपी के एक प्रवक्ता ने टीवी डिबेट में आरजेडी के प्रवक्ता के सरनेम पर टिप्पणी कर दी थी। दिल्ली के बीजेपी सांसद और प्रदेश बीजेपी यूनिट के पूर्व अध्यक्ष मनोज तिवारी ने भी उस पर ऐतराज जताया था। तभी से अरविंद केजरीवाल की पार्टी मैथिल, ब्राह्मण और पूर्वांचली वोटर के अपमान को मुद्दा बना रही थी। संजय झा के यहां दही चूड़ा खाकर अमित शाह ने असल में उसी जलते हुए मुद्दे पर ठंडी दही डाल दी है। दिल्ली में बीजेपी का जेडीयू और एलजेपी आर के साथ गठबंधन है। पूर्वांचल बहुल बुराड़ी सीट से जेडीयू और देवली सीट से एलजेपी आर का प्रत्याशी मैदान में है। इस लिहाज से भी अमित शाह का संजय झा के यहां जाना बनता है। लेकिन दिल्ली में दही चूड़ा पॉलिटिक्स का न्यूमेरिकल वैल्यू भी है। आइए सबसे पहले उसी को समझते हैं। दिल्ली में इस बार कुल 1,55,24,858 वोटर हैं। एक अनुमान है कि दिल्ली में 20 से 25% पूर्वांचली वोटर हैं। पूर्वांचल मतलब बिहार और बिहार से लगते पूर्वी उत्तर प्रदेश के वोटर। दिल्ली में पूर्वांचली वोटर मुसलमानों से ज्यादा हैं और पंजाबी सिख वोटर से तो 2 गुने से भी ज्यादा हैं। पूर्वांचली या पूरबिया वोटर यूं तो पूरी दिल्ली में फैले हुए हैं। दिल्ली की कोई भी विधानसभा सीट ऐसी नहीं है जहां कम से कम 10% पूरबिया वोटर ना हो। फिर भी दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों में से 27 से 29 सीटें ऐसी हैं जहां पूर्वांचली वोटर जीत और हार का फैसला करते हैं। इन सीटों पर 20% से लेकर 38% तक पूर्वांचली वोटर हैं। चुनाव आयोग जाति, धर्म, क्षेत्र या भाषा के आधार पर वोटर लिस्ट नहीं बनाता, लेकिन हर सियासी पार्टी वोटर लिस्ट को अपनी अपनी गणना के हिसाब से क्लासिफाई करती है। सियासी दलों के उसी गणित के हिसाब से बताएं तो त्रिलोकपुरी में 38% पूरबिया वोटर हैं, नांगलोई जाट में 32%, लक्ष्मी नगर में 31%, उत्तम नगर में 30%, किराड़ी 29%, घोड़ा 29%, विकासपुरी 28%, कृष्णानगर 28%, बुराड़ी 27%, बादली 26%, मादीपुर 24%, पटपड़गंज 23%, द्वारका 23%, मुस्तफाबाद 22%, रोहताश नगर 22%, सीमापुरी 22%, कोंडली 21%, नजफगढ़ 21%, करावल नगर
20%, मटियाला 20%, सीलमपुर 20%, शाहदरा 20%, विश्वासनगर 20%। जब वोट काउंट इतना हो तो हर पार्टी का नतमस्तक हो जाना स्वाभाविक है। दिल्ली में रहने वाले बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोगों के बारे में कहते हैं कि ये मुद्दे से ज्यादा इमोशन पर ध्यान देते हैं। ये छठ को सबसे बड़ा पर्व मानते हैं और चूड़ा दही को अपनी शान बताते हैं। लोकसभा चुनाव में पूर्वांचली वोटर मोदी के साथ रहता है, विधानसभा चुनाव में वो केजरीवाल के साथ जाता है। 2013 में दिल्ली के पूर्वांचली वोटर ने साइड चेंज किया था। जो वोट कांग्रेस को पड़ते थे वो आम आदमी पार्टी की तरफ शिफ्ट हो गए। पूर्वांचल बहुल सीटों पर आप ने बड़ी बड़ी जीत दर्ज की। केजरीवाल ने पूर्वांचली समाज को इसका इनाम भी दिया, गोपाल राय को मंत्री बनाया। 2020 में आपने 12 पूर्वांचलियों को टिकट दिए थे। इस बार भी 12 पूर्वांचली आपके टिकट पर मैदान में हैं। केजरीवाल ने संजीव झा को बुराड़ी से, अनिल झा को किराड़ी से, दिनेश मोहनिया को संगम विहार से, अवध ओझा को पटपड़गंज से और गोपाल राय को बाबरपुर से टिकट दिया है। एक बहुत कंफर्टेबल बहुमत की सरकार बनेगी। नंबर दे दीजिए कुछ सर। मैं बता रहा हूं आपको। और कंफर्टेबल बहुमत की जो सरकार है, जब जनता आपको ये फील देने लगती है कि कंफर्टेबल बहुमत की सरकार आपको दे रहे हैं, तो फिर वो सीटों पे छप्पड़ फाड़ के देती है। तो छप्पड़ फाड़ के सीटें आएंगी, कितनी आएंगी वो और थोड़ा क्लोजर टू इलेक्शन और स्पष्ट तो होने आपको लगने का फाइट है बीजेपी इस बार कुछ बेटर करेगी। अच्छी सरकार बन रही है। 2 सीट इधर उधर होने से कोई बेटर होता हो तो पता नहीं, पर हो सकता है 2 सीट ज्यादा ही आ जाए, हो सकता है 2 कम आ जाए, पर सरकार तो बहुत कंफर्टेबल बन रही है। दिल्ली में 1993 से लेकर अब तक विधानसभा के जितने चुनाव हुए हैं उनमें बीजेपी को एक ही जीत नसीब हुई है। 1993 में मदन लाल खुराना ने बीजेपी को दिल्ली विधानसभा चुनाव जितवाया था। बीजेपी के उस कार्यकाल में 5 साल में 3 सीएम बदल गए थे। मदन लाल खुराना को घोटाले के आरोप में कुर्सी छोड़नी पड़ी। साहिब सिंह वर्मा की कुर्सी प्याज की महंगाई की भेंट चढ़ गई और सुषमा स्वराज को केवल 2 महीने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री की कुर्सी मिली। 1998 से दिल्ली में शीला दीक्षित का जमाना शुरू हुआ, जो 15 साल तक चला। फिर 12 साल से केजरीवाल हैं। बीजेपी 2025 जीतने के लिए 1993 जैसा एक्सपेरिमेंट कर रही है। नरेंद्र मोदी की पार्टी को लगता है कि अगर गोटी सही बैठ गई तो दिल्ली जीता जा सकता है। 1993 में दिल्ली बीजेपी के पास 3 बड़े चेहरे थे, विजय कुमार मल्होत्रा, केदारनाथ साहनी और मदन लाल खुराना। लेकिन 2025 की तरह 1993 में भी बीजेपी ने कोई सीएम फेस अनाउंस नहीं किया था। 1993 के दिल्ली चुनाव का अंडरटोन 1992 के राम मंदिर आंदोलन से सेट हुआ था। 2025 में राम मंदिर के साथ साथ सक्सेसफुल महाकुंभ का कार्ड है। मदन लाल खुराना ने हिंदू के साथ साथ पंजाबी सिख वोटर पर फोकस किया था और मुस्लिम बहुल इलाकों में कांग्रेस के वोट डिवाइड कराए थे। 2025 में बीजेपी का कैलकुलेशन यह है कि कांग्रेस जितने वोट काटेगी, बीजेपी का विनिंग चांस उतना बढ़ता जाएगा। 1993 के चुनाव में 2 ही बड़ी पार्टियां थीं, बीजेपी और कांग्रेस। तीसरी पार्टी जनता दल थी। दिल्ली विधानसभा के 1993 वाले चुनाव में बीजेपी ने 48% वोट हासिल करके 49 सीटें जीती थी। कांग्रेस ने 34% वोट हासिल करके 14 सीटें जीती थी। जनता दल को 13% वोट और 4 सीटें मिली थी। नेशनल लेवल पर जब तक बीजेपी का शिरोमणि अकाली दल के साथ गठबंधन रहा, वो गठबंधन दिल्ली में भी चलता रहा। लेकिन 2025 में वो गठबंधन नहीं है। वैसे भी दिल्ली में पंजाबी वोटर से ज्यादा पूर्वांचली वोटर की डिमांड है, इसीलिए अमित शाह दही चूड़ा भोज कर रहे हैं। 1993 में बीजेपी 48% वोट हासिल करके सत्ता में आई थी। 1998 में कांग्रेस ने 48% वोट हासिल करके सत्ता में वापसी की थी। 2003 में भी कांग्रेस ने 48% वोट लेकर दिल्ली की सत्ता पर अपनी पकड़ बरकरार रखी थी। 2008 की ट्रायंगुलर फाइट में बीएसपी दिल्ली चुनाव मजबूती से लड़ी तो लड़ाई ट्रायंगुलर हो गई। तब कांग्रेस ने 40% लाकर भी सत्ता पर कब्जा कर लिया। 25 का दिल्ली चुनाव जीतने के लिए बीजेपी को 48% वोट चाहिए। 2020 के चुनाव में बीजेपी को 39% वोट मिले थे, उसमें 9% वोट जोड़ना है। 2024 के लोकसभा इलेक्शन में बीजेपी ने 54% वोट हासिल किए, उसमें से 6% घट भी जाए तो बीजेपी ये चुनाव जीत सकती है।
राहुल गांधी की पार्टी इस बार जीतने के लिए नहीं, केजरीवाल को हराने के लिए लड़ रही है। नई दिल्ली सीट के लिए केजरीवाल से लड़ रहे संदीप दीक्षित और दिल्ली के पूर्व मंत्री अजय माकन केजरीवाल को लेकर बहुत क्रिटिकल सोच रखते हैं। राहुल गांधी अभी इन दोनों को आगे बढ़ा रहे हैं। केजरीवाल का आगे बढ़ना भारतीय जनता पार्टी को मदद करता है कि हम लोगों को 2014 के अंदर इनको सपोर्ट करना और बाद में 2024 के अंदर इनके साथ अलायंस करना, दोनों की वजह से दिल्ली की जनता को नुकसान हुआ है। और दिल्ली की जनता को जब नुकसान हुआ, भारतीय जनता पार्टी को इससे फायदा हुआ है। ये मेरी निजी राय थी पहले भी और अब भी। 2013 के चुनाव में केजरीवाल जब बहुमत से दूर रह गए थे, तब कांग्रेस ने समर्थन देकर उनकी सरकार बनवा दी थी। 2024 में कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी के साथ साझेदारी की। दिल्ली कांग्रेस में माकन जैसे नेताओं को लगता है कि उससे नुकसान हो गया। दिल्ली में कांग्रेस के अग्रेसिव होने से नेट लॉस केजरीवाल को ही होना है। इसीलिए केजरीवाल की पार्टी बीजेपी पर अटैक करते हुए भी सबसे ज्यादा कांग्रेस को ही कोस रही है। अरविंद केजरीवाल ने कुछ दिनों तक हिंदुत्व की पिच पर भी जाकर बैटिंग करके देख लिया। अब वो अपनी स्ट्रॉन्ग पिच पर लौट आए हैं। फ्री बीज उनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। कांग्रेस और बीजेपी के नेता उनको फर्जीवाल कहते हैं। केजरीवाल खुद को रेवड़ी लाल कहते हैं। दिल्ली में 200 यूनिट फ्री है और 400 यूनिट तक 200 से 400 यूनिट बिजली का रेट आधा है। तो अगर आपकी 400 यूनिट खपत है तो दिल्ली में आपका बिल आता है 800 रुपए। गुजरात में अगर आप 400 यूनिट खपत करो तो आपका बिल आता है 4400 रुपए। तो दिल्ली में 1/5 है उसका, एकदम 800 रुपए आता है। तो सबसे सस्ती बिजली है। और आप विश्वास नहीं होता तो नोएडा, फरीदाबाद, गुड़गांव, आसपास के हरियाणा, यूपी फोन करके पूछ लो कितने लंबे लंबे पावर कट लगते हैं और हजारों रुपए के महीने के बिजली के बिल आते हैं। हर सुबह 12 बजे से पहले एक अनाउंसमेंट कर देना और दिन भर लाइमलाइट में बने रहना केजरीवाल को बहुत अच्छे से आता है। एक दिन पहले उन्होंने स्टूडेंट्स के लिए बसों में फ्री पास और मेट्रो में किराया हाफ करने वाला ऑफर निकाला था। अब उन्होंने दिल्ली के किराएदारों को भी फ्री बिजली पानी का ऑफर कर दिया है। यानी केजरीवाल को किराएदार भी चाहिए, माँ बाप और कॉलेज जाने वाले बच्चे भी चाहिए। मैं जहां भी जाता हूं तो किराएदार मेरे को घेर लेते हैं, कहते हैं जी आपके अच्छे स्कूल हैं, उसका बेनिफिट हमें मिल रहा है, मोहल्ला क्लिनिक का मिल रहा है, अस्पतालों का मिल रहा है, फ्री बस सेवा का मिल रहा है, फ्री तीर्थ यात्रा का मिल रहा है, लेकिन आपके फ्री बिजली और पानी का बेनिफिट हमें नहीं मिल रहा। तो मैं आज ये ऐलान करना चाहता हूं कि चुनाव के बाद, हमारी सरकार बनने के बाद, हम ऐसी योजना लेके आएंगे और ऐसा वो बनाएंगे, सिस्टम बनाएंगे जिससे किराएदारों को भी फ्री बिजली और फ्री पानी का बेनिफिट मिलना चालू हो। तो मैं सभी किराएदारों को बधाई देना चाहता हूं। ये बहुत बड़ा कदम होगा। दिल्ली में अधिकतर पूर्वांचल के किराएदार आते हैं, पूर्वांचल से लोग आते हैं जो किराए पे रहते हैं और बहुत गरीब होते हैं। मैंने देखा एक एक बिल्डिंग में 100 लोग भी रह रहे हैं और इतने गरीबी की हालत में और इतने उसमें जब उनको सब्सिडी का और सरकार के बेनिफिट का नहीं मिलता तो उनको बड़ी तकलीफ होती है, फाइनेंशियली उनको बड़ी दिक्कत होती है। तो उन सब लोगों को अब फ्री बिजली पानी का बेनिफिट मिलना चालू होगा। एन चुनाव के बीच आम आदमी पार्टी एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म लेकर आ गई और बिना इजाजत उसकी स्क्रीनिंग का प्रोग्राम रख लिया। दिल्ली के प्यारेलाल भवन में स्क्रीनिंग की खबर मिलते ही दिल्ली पुलिस ने स्क्रीनिंग रुकवा दी। अनब्रेकेबल नाम की डॉक्यूमेंट्री फिल्म में आप नेताओं के जेल जाने और उस दौरान पार्टी कैसे चल रही थी, इसकी कहानी है। बीजेपी इसे प्रोपेगेंडा डॉक्यूमेंट्री बता रही है। पुलिस का कहना है कि डीएम ऑफिस से परमिशन नहीं ली, इसलिए स्क्रीनिंग नहीं हो सकती। केजरीवाल कह रहे हैं कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है। किसी भी कानून में ये प्राइवेट स्क्रीनिंग थी, ये कोई पब्लिक स्क्रीनिंग नहीं थी। किसी भी कानून के तहत ये अलाउड नहीं है कि पुलिस इस तरह से कोई फिल्म की स्क्रीन। ये कोई इलेक्शन का कैंपेन नहीं था, वहां कोई इलेक्शन का झंडा नहीं था, वहां कोई इलेक्शन की स्पीच नहीं थी, वहां कोई इलेक्शन के किसी पार्टी के लिए वोट नहीं था, इलेक्शन का प्रचार नहीं था, किसी पार्टी के लिए वोट नहीं मांगा जा रहा था, किसी पार्टी के खिलाफ नहीं बोला जा रहा था। एक प्राइवेट स्क्रीनिंग थी फिल्म की। तो बीजेपी इतनी क्यों डरी हुई है इस फिल्म से? मैंने तो फिल्म नहीं देखी, लेकिन मुझे बताया गया है कि इस फिल्म के अंदर आम आदमी पार्टी के नेताओं को जो जेल भेजा गया पिछले 2 साल में, उन्हें जेल भेजने के पीछे की कहानी है और कई सारे रहस्यों से
और षड्यंत्रों से ये फिल्म पर्दा उठाती है। दिल्ली देश की राजधानी है। यहां कदम कदम पर मीडिया है, हर 100 कदम पर कैमरा अवेलेबल है। दिल्ली के नेता जो भी करते हैं वो सबसे पहले टीवी पर आता है, सबसे पहले सोशल मीडिया पर छाता है। आम आदमी पार्टी इसमें ज्यादा तेज है। केजरीवाल ने सबको अच्छे से ट्रेनिंग दी है। केजरीवाल पर पत्थर से हमले का यह वीडियो सिर्फ 19 सेकंड का है। यह झट से वायरल हुआ और आम आदमी पार्टी ने इसे फट से बीजेपी पर अटैक का जरिया बना लिया। यह वीडियो नई दिल्ली असेंबली का है। केजरीवाल जब चुनाव प्रचार कर रहे थे तभी उनकी गाड़ी के आगे बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता काले झंडे दिखाते हैं। इसी बीच उनकी गाड़ी के ऊपर एक पत्थर आकर गिरता है। इसके बाद उनकी सुरक्षा में तैनात पुलिस वाले पूर्व सीएम की गाड़ी को घेर लेते हैं और उनको सुरक्षित निकालने में मदद करते हैं। परवेश वर्मा जब वहां ग्राउंड पे प्रचार कर रहे होंगे तो देखकर बौखला गए कि कैसे इतना पैसा बांटने के बाद, सोने की चेनें बांटने के बाद, हर काला काम करने के बाद भी जनता पूरी तरह से अरविंद केजरीवाल जी के साथ है। और इस बौखलाहट में आज भाजपा ने अपने गुंडों से, परवेश वर्मा ने अपने गुंडों से अरविंद केजरीवाल जी पर अटैक कराया है। ये अटैक बेहद निंदनीय तो है ही, पर भाजपा अपनी हरकतों पर फिर से उतारू है। नई दिल्ली से बीजेपी के कैंडिडेट प्रवेश वर्मा ने आम आदमी पार्टी के आरोपों को 180 डिग्री घुमा दिया। प्रवेश वर्मा के मुताबिक अरविंद केजरीवाल ने अपनी गाड़ी से बीजेपी के 3 कार्यकर्ताओं को कुचल दिया। प्रवेश वर्मा उनको देखने लेडी हार्डिंग अस्पताल भी पहुंच गए और केजरीवाल के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की बात तक कह डाली। जो पूरा घटनाक्रम हुआ वो किस तरह से हुआ और किन लोगों को चोट लगी है, वो कौन है, क्या आपके कार्यकर्ता हैं? देखिए, तीनों के तीनों यहाँ के स्थानीय युवा हैं और उनको गंभीर चोट आई है। तीनों की पैर की हड्डी टूटी है। अभी उनका एक्सरे चल रहा है और ये वो मोबाइल है जो उनके एक की जेब में था। इसकी हालत देखिए। तो जब एक बार तो ड्राइवर ने गाड़ी को रोक दिया, ब्रेक मारी, मगर फिर अरविंद केजरीवाल ने इशारा किया कि गाड़ी चढ़ा दो। उसके बाद में गाड़ी चढ़ी है। यानी कि अरविंद केजरीवाल के कहने पे उन तीनों लड़कों पे गाड़ी चढ़ाई? तीनों यूथ, अभी मीडिया अंदर गई थी, उन्होंने वहाँ पे तीनों यूथ से बात करी है। तीनों यूथ ने सेम स्टेटमेंट दिया है कि हमने उनसे नौकरी की बात करी और उन्होंने अरविंद केजरीवाल ने इशारा किया कि गाड़ी चढ़ा दो। उसके बाद में उनकी टांगे तोड़ी गई। क्या इसके खिलाफ आप लोग पुलिस एक्शन ले रहे हैं? जो भी एक्शन बनेगा वो लेंगे। 19 सेकंड का जो वीडियो केजरीवाल की पार्टी दिखा रही है वही वीडियो बीजेपी दिखा रही है। दोनों के वीडियो में काले झंडे हैं, दोनों के वीडियो में केजरीवाल की गाड़ी भगाई जा रही है, लेकिन नैरेटिव अलग है। उनका इलाज अभी चल रहा है, डॉक्टर्स देख रहे हैं। अभी अभी एक्सरे वगैरह सारे टेस्ट्स हुए हैं। तीनों व्हीलचेयर पर बैठे हुए मिले मुझे। ये जो आज केजरीवाल जी ने इतनी निर्ममता से, इतनी क्रूरता से अपनी गाड़ी 3 युवकों पर चढ़वा दी, ये ओछी राजनीति का परिचय है। ये साफ दिखा रहा है कि वो अपनी आगामी हार से भयभीत है। चुनाव हो तो केजरीवाल पर हमला हो ही जाता है। नवंबर 2013 में अन्ना हजारे के एक सपोर्टर ने केजरीवाल पर स्याही फेंकी थी। मार्च 2014 में वाराणसी में केजरीवाल पर स्याही और अंडे फेंके गए थे। अप्रैल 2014 में दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान एक ऑटो वाले ने केजरीवाल को थप्पड़ मार दिया था। दिसंबर 2014 में दिल्ली के नजफगढ़ इलाके में कुछ लोगों ने केजरीवाल पर अंडे फेंके थे। जनवरी 2016 में ऑड इवन के फर्स्ट फेज के सक्सेस होने के बाद जश्न के दौरान केजरीवाल पर स्याही फेंकी गई थी। ऑड इवन 2 पार्ट को लेकर बुलाई गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में केजरीवाल पर जूता फेंका गया था। हरियाणा के रोहतक में भी केजरीवाल पर एक युवक ने जूता फेंका और अब 2025 में दिल्ली में केजरीवाल पर पत्थर फेंका गया। कांग्रेस इस पूरे मामले में सेफ खेल रही है। अब आपको क्या पता, किसी को क्या पता। यही मैं कह रहा हूं, दोनों पार्टियों की दिक्कत क्या है कि मुद्दों की बात नहीं है, कोई बहाना मिल जाए बस उसको लेके चुनाव में कूदते फिरो, क्योंकि दोनों को वोट नहीं मिल रहा। ये ऐसी है। हम तो सभ्यता से चुनाव लड़ते हैं, सभ्यता से बात करेंगे। हम तीखापन और पैनापन अपनी आलोचना में करेंगे। हम गर्व से बात करेंगे। तो शब्द हमारे हथियार हैं, विचार हमारा हथियार है। पत्थर और एक दूसरे पे आरोप लगाना हमारा हथियार नहीं है। क्या दिल्ली के चुनाव में कोई ऐसा बड़ा दांव है जो केजरीवाल अंत में चलने वाले हैं? नरेंद्र मोदी की रैलियां भी अभी होने वाली हैं।
क्या दिल्ली जीतने के लिए नरेंद्र मोदी की पार्टी चुनावी ब्रह्मास्त्र चलाएगी? दिल्ली चुनाव में गिनती के दिन बचे हैं, लेकिन हर दिन चुनाव के अलग अलग रंग दिख रहे हैं। अभी कितने रंग दिखेंगे, राजनीति के कितने ढंग दिखेंगे, इनका सही अनुमान लगाना भी मुश्किल है।